ओके राजा बेटा, बात चल रही है हमारी यूनिट की। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में हमने बहुत सारी बातें करनी है अब तक। आज बात करेंगे मिसयूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स मैंने आपको बताए थे बहुत सारे। ड्रग्स की बात करेंगे कि मिसयूज क्या होता है, एडिक्शन को थोड़ा डिटेल से समझेंगे आज, एडिक्टिव ड्रग के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक के बारे में, एंटीबायोटिक किस तरीके से डिस्कवर हुई वो भी हम देखेंगे जरूर। अच्छा, अब तक हमने इस यूनिट में बहुत सारी बातें कर ली हैं। बात स्टार्ट हुई थी फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी, यानी फार्मेकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है फार्मेसी का, जिसमें हम ड्रग्स की फॉर्मेशन, ड्रग्स के इफेक्ट, ड्रग्स के एक्शन की बात करते हैं। ड्रग्स वो केमिकल होते हैं जिनको किसी की केयर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, रिलीफ, पेन से रिलीफ दिलाने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें हम ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, ड्रग्स दो तरीके के होते हैं, देयर इज मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, एंड देयर इज एडिक्टिव ड्रग। मेडिसिनल ड्रग इज आल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है जी, मेडिसिनल ड्रग यूज की जाती है बीमारी का इलाज करने के लिए, अगर पेन है तो उसका रिलीफ दिलाने के लिए। लेकिन साइड बाय साइड कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका हद से ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें हम एडिक्टिव ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि एडिक्शन का मतलब क्या होता है, एडिक्शन क्यों होता है, वो आज भी समझेंगे। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कौन सी ड्रग्स हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर रहे होते हैं, यानी प्लांट से हासिल कर रहे हैं तो ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल से ड्रग फ्रॉम एनिमल्स। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स बनाई भी जाती हैं, मिनरल से भी हासिल की जाती हैं। प्लांट से बनाई हुई ड्रग्स हमने दो तरीके की पढ़ी थी, देयर इज ओपियम फ्रॉम द पॉपी प्लांट एंड देयर इज किनकोना, देयर इज क्विनिन फ्रॉम किनकोना। ठीक है जी, मलेरिया का इलाज किया जाता है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ड्रग हासिल करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एंटीबायोटिक्स की बात की थी हमने, जो कि हम बैक्टीरिया फंजाई से हासिल कर रहे होंगे। एंटीबायोटिक की आज भी बात की जाएगी। अच्छा, हमने कुछ ड्रग माना एनिमल से भी हासिल की थी, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, कल मैंने आपको एक हार्मोन का नाम बताया था, कौन सा है वो हार्मोन? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये ह्यूमन फीमेल की यूरिन में मौजूद होता है। ठीक है, इसकी मदद से ये एक इंडिकेशन होती है कि प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है जी, एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है घर के अंदर, किट्स आती है मार्केट के अंदर, मैंने उस टेस्ट का नाम भी आपको बताया था, ग्रेविंडेक्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, समटाइम कुछ फीमेल के अंदर नेचुरली इस HCG की प्रोडक्शन कम हो रही होती है, HCG कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बना हुआ नहीं रहेगा बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर ऐसा ना हुआ तो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसी फीमेल के अंदर हम HCG उन फीमेल से लेकर के जिनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है HCG आप लैब में भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, HCG लेकर के उन डिप्राइव्ड फीमेल के अंदर HCG इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट उनके अंदर भी प्रेगनेंसी सस्टेन हो पाए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बन पाए। कल हमने पूरी इसकी फिजियोलॉजी की बात कर ली थी। अच्छा, एक और भी मैंने आपको मेडिसिन बताई, एक और भी ड्रग बताई थी जिसे हम हाई एल्यूरिनोडेस कहते हैं, जो कि हाई एल्यूरिनोनिक एसिड पर एक्ट करके उसको ब्रेक करेगी उस फॉर्म में जिस फॉर्म को स्पर्म यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिनरल से भी हासिल की जाती है ड्रग्स। ठीक है, कुछ मिनरल से हासिल की जाती है ड्रग्स और ड्रग्स बनाई भी जाती है। वेल, आज बात करते हैं मिसयूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ये जनरल ड्रग्स की बात की जाएगी, यानी इसमें मेडिसिनल ड्रग भी आ गई और एडिक्टिव ड्रग भी आ गई। सबसे पहले एडिक्शन, एडिक्शन होता है ड्रग्स का, ये इनका एक मिसयूज है। एडिक्शन मैंने आपको बताया था, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें, जी वेरी गुड, एडिक्शन एक ऐसा एक ऐसी कंडीशन है वो बॉडी की जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, और कोई अगर गेम है तो उसके लिए भी। एडिक्शन अलग अलग तरीके का होता है, अगर गेम या किसी चीज का एडिक्शन है तो सबस्ट्रेट एडिक्शन कहा जाता है, किसी इंसान का एडिक्शन है लव एडिक्शन कहते हैं उसे हम। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ड्रग का एडिक्शन है जो कि ज्यादा कॉमन है, ड्रग एडिक्शन कहा जाता है। कोई सा भी एडिक्शन हो खतरनाक है। एडिक्शन में होगा क्या कि जब किसी चीज से हमें खुशी मिल रही होती है, प्लेजर मिल रहा हो, चाहे फिर वो किसी की मौजूदगी हो, चाहे फिर वो कोई सब्सटेंस हो, चाहे फिर वो गेम हो, उस टाइम पे हमारे ब्रेन के अंदर थ्रेशोल्ड लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा होता है डोपामिन इन सीरोटोनिन। डोपामिन एंड सीरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये ब्रेन में ऐसी स्टेट काज करते हैं जिनसे हमें रिलीफ मिल रहा होता है। ठीक है, सक्सेसिव स्टेजेस में डोपामिन का और सीरोटोनिन का अमाउंट बढ़ता रहता है, और बंदे की जो है वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है, चाहे फिर वो ड्रग हो या कोई गेम हो, डे बाय डे वो उस चीज को बढ़ाता रहता है, और इस तरीके से ये इंडल्ज कर जाती है उसकी डेली एक्टिविटीज के अंदर कि उसकी डेली एक्टिविटीज पर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो सही से काम भी नहीं कर पा रहा होता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एडिक्शन। एडिक्शन होना सही नहीं होता। अच्छा, इसको अर्ली स्टेजेस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये जो है कि हैबिट का एक हिस्सा हो जाता है। वेल, एलर्जीज की बात करते हैं। एलर्जीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं, इंसानों को एलर्जी अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, ड्रग से भी एलर्जी होती है,
पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, ठीक है। और कुछ इंसानों जी जी फ्रेग्रेंसेस से एलर्जी होती है, अपनी वाइफ से एलर्जी होती है। तो अलग अलग टाइप की एलर्जीज हैं, ठीक है। अच्छा, एलर्जीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ ड्रग की वजह से, कुछ ड्रग की वजह से भी ड्रास्टिक एलर्जीज होती हैं, और वो एलर्जीज जो है कि कुछ माइल्ड सिम्टम से लेकर के लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशन भी काज कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि इन ड्रग्स की वजह से हो रहे होते हैं। इन्फेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब कोई माइक्रोब हमारे टिश्यू में ग्रो कर जाए और उसकी सिक्रीशन से हम पर इफेक्ट पड़ रहे हो, उन्हें इन्फेक्शन कहा जाता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, वहां वो ग्रो करेंगे, अच्छे से डिजीज काज करेंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंट स्ट्रेन का मतलब ये है कि बहुत टाइम के लिए आप अगर सेम काइंड की ड्रग यूज कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि उस ड्रग का इफेक्ट नहीं रहेगा। से फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए। इस बैक्टीरिया ए को आप एक्स ड्रग से किल कर रहे हो, आपने 1 साल यही किया, 2 साल यही किया, 3 साल यही किया, चौथे साल क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होगा कि इस एक्स ड्रग का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी काइंड की स्पीशीज जो कि पहले तो जिस ड्रग से मर रही थी लेकिन अब उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम रेजिस्टेंट स्ट्रेन कहते हैं। तो हम अपनी ही वजह से रेजिस्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देते हैं। डीडीटी एक केमिकल होता है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। डीडीटी जो है मॉस्किटोज को किल करने के लिए यूज किया जाता था। डीडीटी का इंसानों ने इतना एक्सेस यूज किया कि मॉस्किटो 1 साल तो खत्म हुए, दूसरे साल खत्म हुए, तीसरे साल खत्म हुए, चौथे साल ऐसी वैरायटी उनके अंदर डेवलप कर गई कि वो रेजिस्टेंट हो गए। डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मॉस्किटो पर। अब वो कहते हैं कि जी वैसे ही लगा लगा के ढेर बन जाते हैं ना बच्चे, वो हकीकत है। तो ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप कर जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जो ये ड्रग हम यूज करते हैं, ड्रग यूज करने की वजह से हमारी बॉडी के कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ बैक्टीरिया सच एज इकोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा याद हो जी, वो भी देखेंगे, पहले ये खुश थे लेकिन मेडिसिन यूज करने के बाद ये रोएंगे। इकोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस, लैक्टोबैसिलस, 3 बैक्टीरिया हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। एक है इकोलाई, जी लिखते हैं यहाँ पर, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस। ये 3 जो बैक्टीरिया हैं ये यूजफुल बैक्टीरिया हैं। ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उनसे हमें विटामिन के सिंथेसाइज करके देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं ड्रग, ठीक है, मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं ड्रग जो है कि वो बॉडी के अंदर ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाती कि ये यूजफुल बैक्टीरिया है या ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। वो देखती है कि बैक्टीरिया है ना, डिस्ट्रॉय करो, भले ही वो यूजफुल हो, भले ही वो हार्मफुल हो। इस चक्कर में क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो किल होते ही होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया है ना, ये अब ये रो रहे हैं, वो भी किल हो जाते हैं। अच्छा, इन बैक्टीरिया के किल होने की वजह से एक बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। देखें, मैंने कहा ना ये विटामिन के में सिंथेसाइज करके देंगे। जी जी, देखें, विटामिन के जो है कि ये सिंथेसाइज करते हैं। विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हमारा जो ब्लड क्लॉट करता है ना, जम जाता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। एक कॉम्प्लेक्स पाथवे है जिसमें विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ऐसे इंसानों में ब्लडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जी जी, जो ब्लड क्लॉट होता है ना, जी, उसमें विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट रोल है उस दौरान, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ऐसे बंदों के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वाटर भी एब्जॉर्ब जो हो रहा होता है, अब वो वाटर सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा और डायरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर यूजफुल बैक्टीरिया किल होंगे तो एक तो डायरिया हो जाएगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों हो रही है जी, तो विटामिन के सिंथेसाइज नहीं हुआ जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो ये कुछ मिसयूज होते हैं इन ड्रग्स के, एडिक्शन, एलर्जीज, इन्फेक्शन, रेजिस्टेंट स्ट्रेन, किल यूजफुल बैक्टीरिया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, आगे मूव करते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। देखिए, एक होता है एंटीसेप्टिक, दूसरा होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क ये है कि ये दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों एंटी माइक्रोबियल है।
एंटी यानी अपोजिट, माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स के, ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट है, ये माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करते हैं। माइक्रोब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फिर फंजाई हो, चाहे कोई प्रोटोजोन हो या फिर टैपवर्म वगैरह कुछ भी हो, ये माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन एंटीसेप्टिक सिर्फ लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग थिंग पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये दोनों एंटी माइक्रोबियल है, यानी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग थिंग के लिए है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए है, ठीक है। जो एंटीसेप्टिक है वो लिविंग थिंग के लिए, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये बात आ रही है समझ में? ये दोनों एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब के अगेंस्ट होंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्रोटोजोन हो, उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाएगा। पायोडीन वगैरह लगाते हैं ना, वो एंटीसेप्टिक है, वो लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग पर आप लेबोरेटरी के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, हमने डायसेक्शन किया था ना, तो डायसेक्शन करने के बाद लाजमी है कि उसको डिसइंफेक्टेंट के साथ धोया जाए। इसी लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, उनको धोया जाता है डिसइंफेक्टेंट से, ताकि उस पर भी तो माइक्रोब है वो किल हो जाए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारी बॉडी पर पहुंच जाएंगे। डिसइंफेक्टेंट को स्किन पर नहीं लगा सकते क्योंकि उसका इफेक्ट होगा। जी, एंटीसेप्टिक में कुछ ऐसी एबिलिटी है कि वो उन बैक्टीरिया को किल करेंगे जो कि स्किन पर ग्रो करते हैं, जैसे कि एपिडर्मिटाइटस, एपिडर्मिटस एक बैक्टीरिया है, स्किन पर ग्रो करता है, उनके लिए एंटीसेप्टिक यूज होगा। डिसइंफेक्टेंट जो है ना, ये ज्यादा पोटेंट है, इसमें कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, जो केमिकल यूज किए जाएंगे एंटीसेप्टिक में कम होती है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा ही यूज हो रहे होते हैं, हर चीज में यूज हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि लिविंग टिश्यू हर चीज में यूज हो रहा हो। तो ये दोनों में फर्क है, ये आपको याद रखना है, गुड स्टूडेंट शुड नो। अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का कॉन्सेप्ट, ये किया था सर जोसेफ लेस्टर ने। ये नाम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सर जोसेफ लेस्टर ने यूज किया था कार्बोलिक एसिड को, कार्बोलिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज फिनोल, जिसका फॉर्मूला होता है ये, और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। फिनोल, बेंजीन की रिंग, उस पर OH ग्रुप अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन रिमूव करके, उसे हम फिनोल कहेंगे, ठीक है। ये कॉमन यूज किया था जोसेफ लेस्टर ने। नाउ तो अब तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक आपको समझ में आ रहा है? आगे मूव करें, चलेंगे एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक मैंने कल भी डिफाइन किया था, एक ऐसे काइंड के बायोकेमिकल्स जो कि एक माइक्रोब से लिए जाएं और दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट यूज किए जाएं। एक माइक्रोब से लिया गया केमिकल दूसरे माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, एंटीबायोटिक कहलाता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक हम हासिल जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई से करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन, कल भी हमने बताई थी। अच्छा, इस पेनिसिलिन की जो ना डिस्कवरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनको पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब के अंदर काम कर रहे थे। एक कल्चर था बैक्टीरिया का, एक डिश के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवाए हुए थे, ठीक है जी, पेट्री डिश के अंदर। क्या हुआ कि ये कुछ 2 हफ्तों के लिए कहीं चले गए, कहीं घूमने वगैरह गए होंगे, हमारी तरह थोड़ी है सारा दिन पड़ा है, वो कहीं घूमने गए थे। अच्छा जी, 2 हफ्तों के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि लैब की हालत खराब थी। जो लैब टेक्नीशियन थे वहां पर, उन्होंने लैब का ख्याल ही नहीं रखा। लैब के अंदर जाले भी ग्रो कर गए थे, सेटिंग भी नहीं हुई हुई थी, और जो पेट्री डिश है ना, उस पर अच्छा खासा मोल्ड ग्रो कर गया था। मोल्ड समझते हैं आप? फंजाई ग्रो कर गया था। जो पेट्री डिश थी, जिस तरीके से डबल रोटी वगैरह हम रखते हैं अगर खुली, तो उस पर फंजाई ग्रो कर जाता है ना, इस तरीके से उस पेट्री डिश पर ग्रो कर गया था ये मोल्ड। ये बड़े नाराज हुए, इन्होंने उस पेट्री डिश को उठाया और नहीं फेंका नहीं, थोड़े से दिमाग इनका चला, इसी वजह से तो इनका नाम आज तक कायम है। इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया है ना, इनको जो मोल्ड दिखा, इन्होंने मोल्ड को तो ऑब्जर्व किया, लेकिन जी इन्होंने जो है कि इसने कहा शामत उसकी बाद में आएगी लैब टेक्नीशियन की, पहले मैं इसको देखता हूँ। उन्होंने पेट्री डिश को देखा, इनको मोल्ड तो दिखा, लेकिन जो इनके कल्चर की वे बैक्टीरिया थे ना, वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जी, बैक्टीरिया खत्म हो गए थे। ये हैरान हो गए कि किस तरीके से मोल्ड की मौजूदगी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन्होंने फर्दर खंगाला उसे और इन्होंने पाया बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। इनको समझ में आया कि मोल्ड की मौजूदगी ने कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किए होंगे जिनसे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, और इन्होंने किस तरीके से डिस्कवर किया पेनिसिलिन को। जब कभी कोई डिस्कवरी बाय चांस होती है, ना, तो डिस्कवरी बाय चांस को हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी विच इज डिड बाय चांस, व्हाट इज कॉल्ड द सेरेंडिपिटी। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ना सेरेंडिपिटी के जरिए सिर्फ
इस पेनिसिलिन को डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने एक और कल्चर मीडियम को डिस्कवर किया था, एक और जो है कि एंजाइम को डिस्कवर किया था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को इन्होंने जो है कि बाय चांस जो डिस्कवर किया था। एक बार क्या हुआ कि कल्चर मीडियम पे काम कर रहे थे, ठीक है, इनको आई छींक आई, उस वो जो कल्चर मीडियम था उस पर इन्होंने सीरीज कर ली। सीरीज करने के बाद वो कल्चर मीडियम इन्होंने रख दिया और कहीं चले गए। दूसरे दिन इन्होंने उस कल्चर मीडियम को देखा तो उसमें भी बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और एक छींक से जब उन्होंने, जी हाँ, छींक से, क्योंकि हमारे जो छींक है ना, जाहिर सी बात है छींक के अंदर नेजल सिक्रीशन भी है, सलाइवा भी मुंह से रिलीज हो जाता है समटाइम। उस नेजल सिक्रीशन के अंदर, सलाइवा के अंदर एक बैक्टीरियोसाइडल मौजूद होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियोसाइडल है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है, ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा जिस सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है जी, तो ये मौजूद होता है जी, छींक के तरह काम चीजें मौजूद होती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेरेंडिपिटी से दो चीजें डिस्कवर की, एक तो पेनिसिलिन और दूसरी लाइसोजाइम। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक और भी है, एक वेल्टर फ्लेमिंग है, एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा है, ये तो सही, वेरी गुड, उन्होंने क्रोमोसोम डिस्कवर करे, वो है वेल्टर फ्लेमिंग, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, फर्क है जी, ऐसा नहीं, अलग अलग है दोनों, लेकिन बस इसे नाम, ये एक इत्तेफाक वेल्टर फ्लेमिंग, ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, दोनों का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा जी, सेरेंडिपिटी, इन्होंने सेरेंडिपिटी से पेनिसिलिन डिस्कवर की, लाइसोजाइम डिस्कवर किया। जो एंटीबायोटिक होती है हमारे पास, एंटीबायोटिक दो तरीके की होती है, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके रख देगी, दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, स्टैटिक यानी रोक देना, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो तो होती है बैक्टीरियोसाइडल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, उसकी कॉलोनी जो है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, वो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोफेरिन की। लैक्टोफेरिन भी हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है। लैक्टोफेरिन बाइंड करेगा आयरन के साथ, और आयरन जो है समझ लीजिए एक फेवरेट कंपोनेंट है बैक्टीरिया की कॉलोनी के लिए। बैक्टीरिया को आयरन नहीं मिला, बैक्टीरिया बेचारा जो है बेयार मददगार, वही अपनी कॉलोनी रोक देगा, और इस तरीके से लैक्टोफेरिन ने बैक्टीरिया की कॉलोनी रोक दी ना, उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया ना, इस वजह से इसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में? बैक्टीरियोसाइडल कौन सा होगा, डिस्ट्रॉय कर दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया को रोकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये नॉलेज बिल्ड पे लिखा हुआ है, ही आल्सो डिड सेरेंडिपिटी अबाउट लाइसोजाइम, किसने, इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये तो एंटीबायोटिक के बारे में था। अच्छा, एंटीबायोटिक के यूजेस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक को यूज करके हम इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन क्या होता है, किसी चीज की वजह से इन्फेक्शन जी, जब माइक्रोब हमारे टिश्यू के लेवल पर ग्रो करे और नंबर में बढ़े तो उस डिजीज को इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था इम्यूनोसप्रेसर, कुछ एंटीबायोटिक जो है इम्यूनोसप्रेसर का काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को शट करती है। मैंने बताया था जब हम किसी का ट्रांसप्लांट कर रहे हो, चाहे किडनी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे हार्ट का ट्रांसप्लांट हो, चाहे आई ट्रांसप्लांट हो, तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है डोनर के ऑर्गन्स को। जो डोनर का, जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, वो डोनर के हार्ट को, किडनी को और आई को रिजेक्ट कर देगा। तो लाजमी होता है कि जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उसे हम सप्रेस करें, और सप्रेस करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। कल मैंने नाम भी बताया था उस एंटीबायोटिक का, क्या नाम है उसका, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देगा, सप्रेस कर देगा। ये बातें आ रही हैं समझ में? तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी एंटीबायोटिक यूज किए, लेकिन जब हमने इम्यून सिस्टम सप्रेस किया हुआ है किसी का, तो उनको बड़ी एहतियात से रखा जाता है। हमको कहा जाता है कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिएगा, सेफ एनवायरनमेंट में रहिएगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ है, आप पर हर चीज़ का हमला हो सकता है, सराउंडिंग का माहौल सेफ नहीं है, खतरनाक है, ठीक है, खतरे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होता है, ठीक है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डाउन करती है, ठीक है। इसमें भी मैंने कल नाम बताया था आपको कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगी। कौन सी है एंटीबायोटिक? लोवास्टेटिन, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर डाउन करेगी, ठीक है। लेक्चर मिलेगा आप देखिएगा।
तो ये कुछ यूजेस है एंटीबायोटिक के। अच्छा, एंटीबायोटिक के भी मिस यूज हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करने की वजह से डायरिया हो जाता है। डायरिया क्यों होगा, कौन डिफाइन करेगा वैसे? जी, और वाटर भी सही से एब्जॉर्ब नहीं होता, इस वजह से डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो विटामिन के है ना, विटामिन बी के कैप्सूल भी देते हैं उसके साथ साथ, कि आपके अंदर जो कमी आ रही है विटामिन बी वगैरह की, ए वगैरह की, वो पूरी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। वेजाइनल इन्फेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। वेजाइनल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक का रिपीटेड यूज करने की वजह से वेजाइना के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, यहाँ पर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये आपको दोनों कानों से बात सुननी है, लैक्टोबैसिलस, यस, एसिडोफिलस, ये यहाँ पर भी है, हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, राइट। फीमेल्स के केस में वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस मौजूद है। सॉरी, ये मौजूद यहाँ पर होगा ना, ये यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। मैंने भले ही ऊपर लिखा है, ये मौजूद यहाँ पर होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अच्छा, ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ये वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है। ओके राजा बेटा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को समझते हैं। ये बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का यूज करने की वजह से इस लैक्टोबैसिलस की डेथ हो जाती है, ठीक है। और एक मेथड होता है डूशिंग मेथड। डूशिंग मेथड ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल पार्टनर स्टैंड अप होती है और अपने वेजाइना को स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर से वॉश करती है। इन दोनों तरीकों से ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रॉय होगा तो वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एयर तो मौजूद है सराउंडिंग में। एयर के अंदर एक फंजाई मौजूद होता है, कैंडाइडा एल्बिकम, वो यहाँ पर फ्लरिश करता है और इन्फेक्शन पास करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम जो है कि यहाँ तक ही रखेंगे, जिसमें हमने मिसयूज ऑफ ड्रग और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का फर्क, एंटीबायोटिक्स, यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक समझा है। ये जो ड्रग्स है ये हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अब आप सुना था तो भी नेक्स्ट लेक्चर में